गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। और इस टॉपिक के ऊपर जो भी आपके असर्शन और रीजनिंग के एमसीक्यूज हैं और प्लस कुछ एमसीक्यूज एक्स्ट्रा भी हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी एग्जाम्स में असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। लेकिन एक चीज आप इसमें जरूर ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और पूरा कंप्लीट वीडियो आपने देखना है, तब जाके आपको सारे कंसेप्ट जो हैं, सारे लॉजिक्स जो हैं वो इसके पता चल जाएंगे। और बहुत ही आसान है ये असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक टर्म क्लियर करनी पड़ेगी, वो है आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब देखिए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ये है कि जब भी आपके एग्रीमेंट में, मतलब पार्टनरशिप डीड में कोई भी चेंजेस आते हैं किसी भी क्लॉज में, ठीक है, तो हमें एक नया एग्रीमेंट लिखना पड़ता है या एक नई पार्टनरशिप डीड वो लिखनी पड़ती है। तो जब भी हम इस तरीके से करते हैं कि भाई पुराना एग्रीमेंट हम खत्म कर देते हैं, एक नया एग्रीमेंट बनाते हैं क्योंकि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें हम चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो होता क्या है कि जब भी ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहाँ पे ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नया एग्रीमेंट कब बनता है, जब आपका चेंज हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होता है तब आपका नया एग्रीमेंट बनता है। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है या अचानक किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तब हमारा एक नया एग्रीमेंट ड्रॉ होता है। या फिर कभी कभी दो या दो से ज्यादा फर्म्स पार्टनरशिप फर्म्स मिलकर एक नई फर्म बनाते हैं, उसे हम एमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स कहते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि पुराने एग्रीमेंट को खत्म कर दिया जाता है, नया एग्रीमेंट लिखा जाता है और बिजनेस वो कंटिन्यू रहता है। ये सबसे बड़ी बात है, बिजनेस चलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जब भी देखिए इस तरीके से कोई भी चेंजेस आते हैं एग्रीमेंट में, तो उस समय फिर असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन की जाती है। जहां तक वर्ड के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीवैल्यूएशन मतलब दोबारा से वैल्यूएशन करना, ठीक है। तो जब भी हम असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं तो देखिए कुछ असेट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, कुछ असेट्स की वैल्यू कम हो सकती है, कुछ हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे एसेट्स जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था तो अब हम सिंपल उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ सकती है, कुछ लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है। या हमें कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज का भी पता चल सकता है, मतलब ऐसी लायबिलिटीज जिनका पहले से कोई रिकॉर्ड नहीं था तो अब हमें पता चलता है कि हमारी लायबिलिटीज है, तो सिंपल हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल वे में सोचिए, जब आपकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, वहीं पर अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो वो नुकसान होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होती है, आप उसे रिकॉर्ड करते हैं तो टोटल एसेट्स बढ़ती हैं, तो ये हमारे लिए फायदा होता है। वहीं पर लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं तो अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये हमारे लिए नुकसान होता है। ऐसे ही लायबिलिटीज की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो ये हमारे लिए फायदा होता है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हो उसे सिंपल रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, तो लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो नुकसान होता है। और कई बार क्या होता है कि जब हम इस तरीके से रिवैल्यूएशन करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज का, तो हमें किसी आउटसाइडर से कोई सर्विस वगैरह लेनी पड़ सकती है एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन में, और उसके लिए फिर हमें कुछ खर्चे भी करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे जो खर्चे होते हैं वो भी नुकसान ही है हमारे लिए। बेसिकली उसमें भी आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जो खर्चे हैं वो या तो फर्म अपनी तरफ से पे करती है, मतलब फर्म के पास जो कैश या बैंक का बैलेंस है उसमें से उन खर्चों की पेमेंट की जाती है, या फिर कोई पार्टनर वो कहता है कि ठीक है इन खर्चों की पेमेंट मैं कर देता हूँ बट मुझे बाद में दे देना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि जब भी इस तरीके से ये प्रोसेस चलता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का या लायबिलिटीज की
रीअसेसमेंट वगैरह की जाती है, तो हमें फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो फाइनली ये जानने के लिए कि भी हमें जो है रिवैल्यूएशन करने पे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम जो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी होता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं तो बेटा ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब है कि इसी अकाउंट की हेल्प से हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज आप वैसे थोड़ा सा एक मैं आपको हिंट देता हूँ जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है कि कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में, वो जो है नॉमिनल नेचर का होता है, मतलब वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि नॉमिनल जो हम कहते हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम एक्सपेंसेस और लॉसेस की बात कर रहे हैं या इनकम या गेन की बात कर रहे हैं, तो जो भी अकाउंट फाइनली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करता है या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करता है पार्टनर्स के बीच में, वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं या उनका जो नेचर है वो नॉमिनल अकाउंट का होता है। तो देखिए, अब जहां तक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की बात है, ये बहुत आसान है। इसको बनाने का जो तरीका है उसको आप सिंपल ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनर्स को फायदा होता है या फिर हम कहें कि जिससे फर्म को गेन होता है, ठीक है, वो हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती है। तो जहां तक हम गेन की बात करते हैं, तो देखिए सिंपल सी बात है, अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो हमारे लिए फायदा है। ऐसी अगर लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो जाती है तो वो हमारे लिए फायदा है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उसे रिकॉर्ड करोगे तो एसेट्स बढ़ेंगी, तो वो हमारे लिए फायदा है। वहीं पे जो नुकसान होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है। तो जब हम नुकसान की बात करते हैं तो असेट्स की अगर वैल्यू कम हो जाती है तो वो हमारे लिए नुकसान होता है। अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू जो है बढ़ जाती है तो वो नुकसान होता है। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, उसे रिकॉर्ड करोगे तो वो नुकसान होगा, तो ये आपका डेबिट में ही आएंगी। इसके अलावा अगर कोई खर्चे करने पड़ते हैं रिवैल्यूएशन करवाने पर असेट्स और लायबिलिटीज की, तो वो खर्चे भी हमारे डेबिट में ही आएंगे। और अगेन इसमें भी आपको जो है ध्यान रखना है कि भी जो खर्चे हैं उनकी पेमेंट हम कैश में भी कर सकते हैं, ठीक है, और कोई पार्टनर भी कर सकता है। और फिर फाइनली फिर दोनों साइड का कंपैरिजन किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है रिवैल्यूएशन की, मतलब गेन ज्यादा हुआ है, डेबिट साइड कम है, खर्चे हमारे कम हुए हैं, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट निकलता है और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट निकल रहा है या लॉस निकल रहा है, उसे हमेशा हम ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही अगर डेबिट साइड ज्यादा है, खर्चे या नुकसान ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, गेन या प्रॉफिट आपके कम है, तो लॉस निकलता है, लॉस भी जो है उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। लेकिन अब वही बात है कि जब हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, मेन असर्शन और रीजनिंग वाले एमसीक्यूज पे, तो उसमें हमें लैंग्वेज के ऊपर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसलिए अब मैं जो आपको एक यही जो टर्म्स जो मैंने अभी आपको क्लियर करी है, थोड़ी बहुत जो कंसेप्ट अभी मैंने आपको बताए हैं, अब हम उसको जो है अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो है किस तरीके से रीड करते हैं या कैसे हम उसके बारे में समझते हैं, ठीक है, वो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसमें हम जब बात कर रहे हैं तो whenever old partnership deed comes to an end and a new partnership deed is formed, it is called reconstitution of partnership form. In other words, any change in existing agreement of partnership is reconstitution of partnership form. Reconstitution of a firm always leads to a change in profit sharing ratio among the partners. तो देखिए, इस लैंग्वेज में अगर आप ध्यान दें तो सिंपल सी बात है कि जो पुरानी पार्टनरशिप डीड है आपकी, ठीक है, वो खत्म हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप डीड जो है वो बनाई जाती है। तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और सिंपल वे में कहें कि कोई भी अगर आपके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कोई भी चेंज करते हैं, किसी भी क्लॉज में आप चेंज करते हैं, तो वो भी आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। और इसमें जो है हमेशा जो है पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है वो चेंज होती है और सीधी सी बात है कि बिजनेस भी जो है वो कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस। तो अब वही बात है कि भी कब ऐसा होता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। नंबर 1, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। नंबर 2,
admission of a new partner. Number 3, retirement of an existing partner. Number 4, death of a partner. Number 5, amalgamation of 2 or more partnership firms. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 5 पॉइंट हैं, ठीक है, जिनमें जो है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो होता है। मतलब इसमें हमेशा आपका ओल्ड एग्रीमेंट जो है वो खत्म होता है और नया एग्रीमेंट जो है वो बनाया जाता है और बिजनेस जो है वो कॉन्टिन्यूशन में रखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट टेक प्लेस, मतलब ऐसा कब होता है कि जब आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता पार्टनरशिप का, तो वो सिर्फ एक ही सिचुएशन है, वो कौन सी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बिकॉज बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिसकंटिन्यूड, नो न्यू एग्रीमेंट इज मेड। तो जब फर्म ही बंद कर दी जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि यहाँ पर फर्म ही बंद की जा रही है। तो जब फर्म बंद कर दिया गया, बिजनेस बंद कर दिया गया, तो फिर नए एग्रीमेंट की तो बात ही नहीं आती। और जब इस तरीके से नया एग्रीमेंट बन ही नहीं रहा, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ये आपको इसमें पॉइंट क्लियर रखना है। अब इसके बाद हम कुछ मेन पॉइंट्स डिस्कस करते हैं जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म assets are revalued and liabilities are reassessed। देखिए अब यहाँ पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म जो है वो हमारी 5 कंडीशंस को शो करता है। वो कौन से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर और एमलगमेशन ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म्स। तो जहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 सिचुएशंस को रेफर कर रहा है। कोई सी भी सिचुएशन आपके सामने हो सकती है। तो जब भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो आपको असेट्स और लायबिलिटीज की जो है दोबारा से वैल्यूएशन करनी पड़ती है। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज नेसेसरी बिकॉज देयर प्रेजेंट वैल्यू मे बी डिफरेंट फ्रॉम देयर बुक वैल्यू। तो वही बात है कि इस तरीके से रिवैल्यूएशन को क्यों करी जाती है, क्योंकि उनकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो उनकी बुक वैल्यू से अलग हो सकती है। मतलब वही चीज है कि एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। और ऐसे ही सेम जो है हमारा कंसेप्ट लायबिलिटीज के साथ भी रहता है कि लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो इसलिए जो है रिवैल्यूएशन जो है वो करनी जरूरी होती है। तो इसी के लिए फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज एन अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज at the time of change in profit sharing ratio among existing partners, admission of a partner, retirement and death of a partner। तो देखिए अब इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये समझा रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारे चेंजेस आ रहे हैं किसमें, एसेट्स और लायबिलिटीज में, और किस टाइम पर। अब यहाँ पर वही जो हमारी 5 सिचुएशन थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है among existing partner, या एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर है, या रिटायरमेंट है, या डेथ ऑफ अ पार्टनर है। तो उस समय जो है असेट्स और लायबिलिटीज की हमें जो है रिवैल्यूएशन करनी पड़ती है। तो इसी के लिए जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और इट इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये दूसरा नाम है जो आपको ध्यान रखना है। और इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। तो ये जो है नॉमिनल अकाउंट ही होता है। Revaluation account or profit and loss adjustment account is debited for loss on revaluation of assets and liabilities। तो देखिए अब यहाँ पर हम यही समझा रहे हैं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, या इसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो इसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है, किसके लिए, जो हमारे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगर कोई लॉस हो रहा है असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करने पर, तो उसके लिए फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट हम डेबिट करते हैं। तो इसके लिए आप बहुत सिंपल वे में ध्यान रख सकते हैं कि ये नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का तो जो रूल होता है हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि जब नुकसान हो रहा है तो वो डेबिट होगा, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट उसके लिए हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वही क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स होता है। तो इसलिए अगर कोई गेन या इनकम हो रहा है रिवैल्यूएशन करने पर, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। फिर फाइनली प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस निकलेगा वो फाइनली ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच में।
ये पॉइंट आपको फिर ध्यान रखना। अब इसके बाद हम इसके फॉर्मेट की बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो हमारा फॉर्मेट है या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है, ठीक है, वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसमें देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, तो बनाने का जो सबसे आसान तरीका है वो यही है कि ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे पार्टनरशिप फर्म को फायदा हो रहा हो वो तो आपकी आती है क्रेडिट साइड पे, और ऐसी ट्रांजेक्शन जिससे नुकसान हो रहा है वो आती है आपकी डेबिट साइड पे। तो फायदा कब होता है? जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए जो है आपका क्रेडिट साइड पे आप देखिए बाई एसेट्स अकाउंट करके जो है ब्रैकेट में हमने इंक्रीज लिखा है, मतलब जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो आपका यहाँ पर शो करा जाएगा। ऐसे ही अगर किसी लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाती है तो बाई लायबिलिटी अकाउंट करके आप उसको लिखेंगे। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो आप उसे रिकॉर्ड करते हैं तो एसेट्स बढ़ती हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है, ये भी आपका क्रेडिट में ही आएगा। बाई अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट जो भी नाम दिया होगा वो हम लिखेंगे। डेबिट साइड पे आते हैं तो डेबिट साइड पे जितने भी नुकसान है वो आएंगे। अब देखिए नुकसान कब होता है? जब एसेट्स की वैल्यू कम हो। तो अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, तो एसेट्स अकाउंट करके, ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू कम हो रही है। ऐसे ही किसी लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो टू लायबिलिटी अकाउंट करके हम उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, और जो भी आपका नुकसान है वो आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे ही कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है, आप रिकॉर्ड करते हैं तो लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो वो नुकसान भी आपका डेबिट साइड पर ही आएगा। इसके अलावा जो हमारे खर्चे हैं, ठीक है, अगर कुछ रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में हमारे जो है कुछ खर्चे होते हैं तो अगर उसकी पेमेंट फर्म कर रही है कैश या बैंक के बैलेंस से, तो आपका टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट करके हम उसे लिखेंगे ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। और अगर कोई पार्टनर जो है उसकी पेमेंट कर देता है, सपोज राम जो है हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, और वो इस खर्चे की पेमेंट कर रहा है और वो कह रहा है कि मुझे बाद में दे देना, तो यहाँ पे फिर डेबिट साइड पे टू राम्स कैपिटल अकाउंट करके ब्रैकेट में एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से डेबिट साइड पे आपके जितने भी नुकसान हैं वो शो किए जाते हैं, और क्रेडिट साइड पे जितने भी आपके गेन्स हैं, ठीक है, वो आपको शो करने होते हैं। फिर दोनों साइड का कंपैरिजन किया जाता है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब गेन ज्यादा है, और डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब नुकसान कम है, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट निकलता है। तो उसके लिए हम लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहाँ पे आप थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं तो इसका मतलब कैपिटल अकाउंट हमारे फ्लक्चुएटिंग है, और अगर कैपिटल हमारी फिक्स है तो ये जो प्रॉफिट है उनके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और नीचे राम और मोहन जैसे दो पार्टनर्स हम एज्यूम कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी उसमें जो है हम इसको बांटेंगे, और ये जो है रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट निकलेगा वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही अगर डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड कम है, ठीक है, मतलब नुकसान ज्यादा है और गेन कम हुआ है, तो वो लॉस निकलेगा। लॉस भी जो है हम राम और मोहन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनकी रेशियो में। तो यहाँ पे भी रेशियो की जब बात आएगी तो आपको ओल्ड रेशियो ध्यान रखना है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट करके राम और मोहन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इस तरीके से जो है आपका जो है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अब हम एक एक करके जो है ट्रीटमेंट को हम आगे चलाएंगे कि कैसे हम रिवैल्यूएशन करते हैं, उनके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं वो है आपकी जब किसी एसेट्स की वैल्यू जो है इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो देखिए एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या कि जब भी हम असेट्स की वैल्यू इंक्रीज करने की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, ये एक तरीके से हमारा गेन है, ये हमारे लिए मतलब फायदा है। और सीधी सी बात है, देखिए असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो जहां तक रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं तो असेट्स के लिए जो हमारा रूल होता है वो ये होता है कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं, और असेट्स की वैल्यू अगर कम हो रही है तो हम असेट्स को क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज की जब हम बात करते हैं तो उसमें एसेट्स से रिलेटेड जो आपको ये रूल ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे एंट्री में हम डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स की वैल्यू घट रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। वहीं पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को आप बहुत सिंपल वे में लेके चलिए, उसमें सीधा ही वही रूल लगाइए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर आपको फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो जो हमारी जर्नल एंट्री है वो है असेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये तो डेबिट होगा, और क्योंकि अब बढ़ रही है तो ये फायदा है, गेन है हमारे लिए, तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम।
तो इसलिए इसमें जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स अकाउंट डेबिट होता है और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। इस तरीके से ध्यान रखना है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको और क्लियर करने के लिए, क्योंकि इससे जो है आपको और ज्यादा जो है कुछ और कंसेप्ट भी जो है आपको क्लियर होते जाएंगे। जैसे हमने इसमें बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू ले रखी है 10,000। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, स्टॉक की ये बुक वैल्यू है, ये उसकी बुक वैल्यू है, मतलब एट प्रेजेंट स्टॉक जो हमारी बुक्स में वो 10,000 का है। अब इंफॉर्मेशन जो है या जो एडजस्टमेंट है आपको जो नीचे दी जा रही है, स्टॉक वाज रिवैल्यूएड एट ₹11,000 और करके वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रेज्ड टू ₹11,000 और करके वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रेज्ड बाय ₹1,000। तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है इसमें पहले आप जो ध्यान देंगे वो क्या कि स्टॉक वाज रिवैल्यूएड एट वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है, ये मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। और ये जो है इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। जब एट वर्ड आता है तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ हमेशा नई वैल्यू होती है और नई वैल्यू जो है स्टॉक की वो 11,000 है। तो इसका मतलब अब क्या है कि यहाँ पर जो नई वैल्यू है उसका कंपैरिजन हम बुक वैल्यू से करेंगे या जो पुरानी वैल्यू है उससे करेंगे। अब ऊपर देखिए हमारा जो स्टॉक है वो 10,000 का दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर नई वैल्यू उसकी 11,000 हो गई। तो अब हमें खुद सोचना पड़ेगा कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ी या घटी। बताइए क्या हुआ? बढ़ी, ठीक है। कितने से बढ़ी? 1,000 से, ठीक है। मतलब जो हमारा फायदा हुआ है वो 1,000 का हुआ है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसी चीज को वो ऐसे भी कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रेज्ड टू वर्ड आ गया, इसको भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अगेन ये ध्यान रखना है कि टू के साथ भी नई वैल्यू होती है। तो यहाँ पर नई वैल्यू 11,000 है। तो इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एट और टू इनके साथ जो होता है वो नई वैल्यू होती है, ठीक है। और उसका कंपैरिजन हम पुरानी वैल्यू से करते हैं और जो डिफरेंस होता है वो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो हमारे लिए कितना फायदा हुआ और कितना गेन हुआ। और वहीं पर वैल्यू ऑफ स्टॉक वाज रेज्ड बाय वर्ड है, अगेन इसको अंडरलाइन किया हुआ बेटा, इसको ध्यान रखना है आपने। बाय वर्ड है तो अब बाय के साथ जो वैल्यू होती है एग्जैक्ट यही वैल्यू जो है मतलब हमारे लिए गेन होती है या ये एग्जैक्ट यही वैल्यू हमारे लिए लॉस होती है। तो स्टॉक की जो वो वैल्यू है वो बढ़ रही है 1,000 से, तो सीधी सी बात है कि अगर 1,000 से बढ़ रही है तो ये हमारे लिए गेन है। तो अब हम इसे जहां तक इसकी जो है पहले जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं। तो जर्नल एंट्री हमारी बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और या फिर इसकी जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो इसलिए स्टॉक अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ती है। तो मैंने आपको बताया कि स्टॉक मतलब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो असेट्स को हम डेबिट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट किया है। और क्योंकि गेन हुआ है तो इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्रेडिट और गेन्स एंड इनकम। और अमाउंट पर आपने ध्यान देना है, यहाँ पे अमाउंट है आपका 1,000, मतलब जितने से फायदा हुआ है वही आपका अमाउंट जर्नल एंट्रीज में आएगा। गलती से भी बेटा आप उसकी नई वैल्यू मत लिख देना, मतलब 11,000 अगर आप लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको सोचना है कि कितना फायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। तो यहाँ फायदा हुआ 1,000 का, तो इसलिए हमने 1,000 से ये एंट्री करी है। और जहां तक इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाने की बात है तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो फायदा होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड पर आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है स्टॉक की जो वैल्यू बढ़ रही है उसके लिए हम बाय स्टॉक अकाउंट करके 1,000 लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। और जो हमारी नई बैलेंस शीट बनेगी, मतलब जो अब एक तरीके से जो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी दोबारा से वैल्यूएशन करी गई है, तो उसमें जो है आपका स्टॉक की जो वैल्यू है वो सीधा 11,000 से आएगी। मतलब जो नई वैल्यू होती है एग्जैक्ट डायरेक्ट वही वो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में शो करनी होती है। तो यहाँ पर जो अभी तक हमने सीखा है वो असेट्स से रिलेटेड ही जो है एक कंसेप्ट है कि अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो उसकी क्या जर्नल एंट्री करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो मैंने अभी आपको समझाया है। और अब इसी पर बेस्ड कुछ हमारे एमसीक्यूज हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विद द असर्शन एंड रीजनिंग एमसीक्यूज आल्सो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम एमसीक्यूज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला अब हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, वो है आपका एनी चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स व्हिच रिजल्ट्स in an end of the existing agreement and enforces making of a new agreement is called। अब हमारे सामने ऑप्शंस हैं 4, रिवैल्यूएशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा ऑप्शन है बी
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन है सी रियलाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप, और चौथा ऑप्शन है डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसके अंदर अब वही बात है, जो आपने पढ़ा है या समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सोचना है। तो जब भी अगर ऐसा हो कि जो पुराना आपका एग्रीमेंट है वो खत्म होता है और जब नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा बी। तो इस एमसीक्यू में जो है आपका पहले एमसीक्यू में हमारा आंसर जो है वो बी बनेगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। Change in the profit sharing ratio among the existing partners results in dot dot dot, ये आपके fill in the blanks का है, of the partnership firm। अब यहाँ पर जो है हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, रिवैल्यूएशन, दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा रियलाइजेशन और चौथा नन ऑफ द अबव। तो जरा आप ध्यान दीजिए, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये कैसी सिचुएशन है, ठीक है, जो कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में आती है। तो यहाँ पर बस वो ही आपको ध्यान रखना है, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे उनमें से एक पॉइंट है अब आपका ये पहले। तो अब आपको ध्यान से समझना है कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, रिजल्ट्स इन का मतलब है कि इसका फाइनली क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब भी कोई चेंज होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो डेफिनेटली बेटा जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म होगा और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो इसलिए रिजल्ट्स इन करके अब हमारा जो सही आंसर होगा इसका वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, आंसर नंबर बी। तो जो ऑप्शन बी है आपका वही हमारा इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। थर्ड है ये हमारा, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर रिजल्ट्स इन वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो आपको फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है और एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो अगेन यहाँ पर जो है रिजल्ट्स इन करके डॉट 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 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो यहाँ पर अगेन हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, सेम रिवैल्यूएशन है पहला ऑप्शन, दूसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन है, तीसरा रियलाइजेशन है, चौथा नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वही आपका जो है इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट उसमें एमसीक्यू में आते हैं, एमसीक्यू नंबर 4, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स इट रिजल्ट्स इन। अगेन बेटा ये भी वही चीज है, रिजल्ट्स इन वर्ड आ रहा है तो इसे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑफ द डॉट 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 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें हमारे चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन पहला जो है रिवैल्यूएशन, दूसरा ऑप्शन है रिकॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है रियलाइजेशन और चौथा है नन ऑफ द अबव। तो इसमें भी बेटा यही एक हमारी जो है कंडीशन आपकी बनती है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हमारे एमसीक्यू में। तो ये है आपका नंबर 5, व्हेन अ पार्टनर डाइज इट रिजल्ट्स इन डॉट 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 ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो अब हमारे सामने जो है बेटा ये चार ऑप्शंस हैं, सेम वही ऑप्शंस हैं हमारे, ये रिवैल्यूएशन कहलाएगा या रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा या रियलाइजेशन होगा या इसका कोई भी आंसर नहीं है। तो अगेन इसमें आपको ध्यान रखना है बेटा, आपका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ही आएगा इसके अंदर। इसके बाद जो है नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं, एमसीक्यू नंबर 6, रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ। अब हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं, रियल अकाउंट, नंबर 2 पर आपका है नॉमिनल अकाउंट, नंबर 3 पर है पर्सनल अकाउंट, नंबर 4 पर है नन ऑफ द अबव। तो देखिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और कोई भी ऐसा अकाउंट बेटा जिससे हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो नॉमिनल नेचर के होते हैं, ठीक है, वो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से बेटा जो हमारा सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, नॉमिनल अकाउंट। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट उसमें आते हैं एमसीक्यू नंबर 7 पे, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड थ्रू नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 4 बैलेंस शीट।
तो देखिए अब वही बात है कि जब असेट्स और लायबिलिटीज की जो वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। आपको दूसरा नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम वो वहां पे यूज कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 8, in which of the following cases revaluation account is credited। अब देखिए यहाँ पर पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए कि कौन से केसेस में रिवैल्यूएशन अकाउंट हम क्रेडिट करते हैं। तो अब नीचे पहला ऑप्शन है आपका इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। या इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है, जो दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, और चौथा है आपका नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। तो जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटा आप इसको लॉजिकली थोड़ा सा सोच के चलिएगा। जो रूल मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो आप ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं उस रूल से आपको सारे ही आंसर बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए सीधी सी बात है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है और क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसमें आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट किया जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ऑन द अदर हैंड अगर कोई गेन होता है या फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे वर्ड पे आपने ध्यान देना है कि वो क्या कह रहा है, क्रेडिटेड। इसको भी बेटा मैंने हाईलाइट कर रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसको। क्रेडिटेड वर्ड आ रहा है तो क्रेडिटेड मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कब किया जाता है, तो क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स, ठीक है। तो अब फायदा हो तब फिर हमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करते हैं। तो अब फायदे की जहां तक बात आती है तो बेटा जो ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट है, उसमें हमें फायदा हो रहा है। देखिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो फायदा होता है, और उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जबकि बाकी जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा ध्यान दें। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, वो तो नुकसान है, ठीक है, अगर लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है तो नुकसान है। वहीं पे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है, वो भी नुकसान है। और नन ऑफ द अबव, तो वो तो कोई ऑप्शन नहीं आएगी इसमें। तो फायदे की बात सोचनी है तो फायदे के नाम पर सिर्फ पहला ही ऑप्शन वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद हम नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं, एमसीक्यू नंबर 9, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। अब यहाँ पर हमारे सामने चार ऑप्शन हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है एसेट्स अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ सोचने के लिए कि आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो आप थोड़ा सा सोचिए, ठीक है, और मैं थोड़ी देर में आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो डेफिनेटली बेटा आपने कोई ना कोई आंसर तो इसमें से सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। और इसका जो सही आंसर है, पहले मैं बताता हूँ कि इसका कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर नंबर सी, जो ऑप्शन सी है, एसेट्स अकाउंट, ये हमारा सही आंसर है। वो कैसे? अब देखिए जब इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो अगेन आपको लैंग्वेज को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और वो क्या पूछ रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू। डेबिटेड वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो पहले आपको क्या करना है, इसकी जर्नल एंट्री ध्यान रखनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा हमारी जो जर्नल एंट्री होती है वो होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस एंट्री में अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट्स अकाउंट, और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है। तो एंट्री में देखो कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिटेड वर्ड है, ठीक है, इस पे ध्यान देना आपने। तो इसका मतलब यहाँ पर एसेट्स अकाउंट, ये हमारा सही आंसर है। तो कहने का मतलब है आपको जर्नल एंट्रीज भी टिप्स पे रखनी है और बहुत केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप गलत आंसर पे टिक कराओ। तो इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, उसकी जर्नल एंट्री अपने दिमाग में लेनी है, फिर वो क्या पूछ रहा है वो हम उसको उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसका आंसर देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पर आते हैं, ऑन द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू।
नंबर 1 पहले ऑप्शन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, नंबर 2 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नंबर 3 है आपका असेट्स अकाउंट, नंबर 4 नन ऑफ द अबव। तो अब इसके लिए भी मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आप सोचिए, क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है, वो आप डिसाइड कीजिए, और फिर इसके बाद मैं थोड़ी देर में आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका जो सही आंसर है बेटा वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। अगेन कैसे सही है, इसके लिए बेटा पहले आपको मैंने अभी बताया था कि पहले आपको जर्नल एंट्री सोचनी है। जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो हमारी जर्नल एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिटेड वर्ड है यहाँ पे, तो कौन सा अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिटेड वर्ड है। तो एंट्री में आप ध्यान से देखिए क्रेडिट कौन सा हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, या उसका जो दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसलिए इसका जो आंसर है बेटा वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा। तो अगेन बेटा वही चीज है कि क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें वो डेबिटेड वर्ड यूज कर रहा है या क्रेडिटेड वर्ड यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू जो है वो हमारा, if at the time of reconstitution of the firm, if there is an increase in the value of assets, it will be dot 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 to dot 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 account। अब हमारे पास दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और हमें ये बताना है कि भी अगर किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो कौन कौन से जो है आपके ऑप्शंस आ रही हैं। तो सबसे पहला है डेबिटेड वर्ड रिवैल्यूएशन, दूसरा है आपका बी ऑप्शन क्रेडिटेड रिवैल्यूएशन, और सी डेबिटेड गुडविल, और डी क्रेडिटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अब इसके अंदर जहां तक बात आती है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो आप पहले तो ये सोचिए कि ये फायदा हो रहा है, और फायदा जो है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो जो भी हमें फायदा होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है। तो अब इसमें अगर हम इसको ध्यान रखते हुए अगर हम आंसर चूज करें तो बेटा इसमें हमारा आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिटेड, मतलब पहले उसमें आएगा, और दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स में बेटा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जो आपका एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, इट विल बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगले एग्जांपल में बेटा हम देखते हैं चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिजल्ट्स इन। तो अब इसके चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तीसरा एमलगमेशन ऑफ फर्म, चौथा नन ऑफ दीज। तो देखिए चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो जब भी चेंजेस आते हैं तो बेटा ये हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद नेक्स्ट उसमें आते हैं चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब इसके चार ऑप्शंस हैं, चेंजेस द रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर, दूसरा ऑप्शन है रिजल्ट्स इन एंड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, तीसरा है डिसॉल्व्स द पार्टनरशिप फर्म, और चौथा है नन ऑफ दीज। तो देखिए जरा ध्यान से इसमें जो लिखा हुआ है चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये एक तरीके से रिलेशनशिप की बात होती है, क्योंकि जब भी हम एग्रीमेंट की बात करते हैं तो एक रिलेशन होता है ये। तो जब भी आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट चेंज होता है तो आपका रिलेशनशिप जो है वो चेंज होता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर ए है, मतलब पहली ऑप्शन है आपकी जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट उसमें आते हैं एमसीक्यू में। तो इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में नहीं आती। तो पहला ऑप्शन है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर,
और चौथा है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, नया एग्रीमेंट बनाया जाता है और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन में शामिल नहीं होता। उसका रीजन यही है कि जब भी फर्म डिसॉल्व की जाती है तो बिजनेस बंद कर दिया जाता है, बिजनेस कंटिन्यूशन में नहीं रहता। तो जब आप बिजनेस ही बंद कर देंगे तो नए एग्रीमेंट की तो बात आती ही नहीं है। पुराना एग्रीमेंट तो खत्म हो ही जाता है, लेकिन नया एग्रीमेंट कोई नहीं बनता। तो इसलिए इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की डेफिनेशन में शामिल नहीं करते। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये हमारे कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे, ठीक है। और अब हम जो शुरू कर रहे हैं बेटा वो है असर्शन और रीजनिंग्स पर जो हमारे एमसीक्यूज हैं इसी टॉपिक पर। जितना हमने अभी पढ़ा है उसी के बेस पर हम जो है इसमें चलेंगे। लेकिन उससे पहले जो है एक बारी बेटा सारी की सारी जो आपको मैंने थ्योरेटिकल बातें स्टार्टिंग में बताई थी वो आपके सारी की सारी टिप्स पे होनी चाहिए, वो लैंग्वेज आपको पता रहे, क्योंकि असर्शन और रीजन में बेटा आपके जो है लैंग्वेज का ही सारा गेम है और उसके बाद उसके लॉजिक्स उस पर लगाए जाएंगे। तो जहां तक असर्शन और रीजनिंग की बात है तो बेटा इसमें क्या होता है, असर्शन एक स्टेटमेंट होती है जो किसी फैक्ट्स के बारे में बताती है, ठीक है। मतलब कोई ना कोई जो चीज है उसके बारे में वो बात करते हैं उस स्टेटमेंट में, असर्शन के अंदर। और इसको जो है कैपिटल लेटर ए से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है असर्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म में। और वहीं पे रीजन एक स्टेटमेंट और दी जाती है जो कि इस असर्शन को मतलब इस फैक्ट को जो है सपोर्ट करती है, तो उसे रीजन जो है कह देते हैं, उसे कैपिटल लेटर आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जहां तक बेटा इसमें असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात आती है तो आपके पास दो स्टेटमेंट्स होंगी, एक स्टेटमेंट जो आपके मेन फैक्ट्स को बताएगी और दूसरा जो रीजन है, जो दूसरी स्टेटमेंट है वो उसको सपोर्ट करेगी। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, ठीक है, या एक स्टेटमेंट ठीक है और एक गलत है। और इसी के साथ जो है एक ऑप्शन और भी आता है बेटा कि जब हम कहते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है तो जो दूसरी स्टेटमेंट है क्या वो पहली स्टेटमेंट को फुली सपोर्ट करती है, मतलब उससे फुली एक्सप्लेन कर रही है। या फिर एक ऑप्शन और भी होता है बेटा जिसमें हम बात करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट ठीक है बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट की। तो हमारे सामने जो है टोटल 5 ऑप्शंस होंगे, बाकी हो सकता है एग्जाम में आपको 4 ही दे दे कोई से भी। तो अभी मैं आपको 5 ही लेके चल रहा हूँ क्योंकि 5 हमारे इसमें मेन जो है ऑप्शंस होते हैं। ये 5 ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं मैं आपको एक बार इसको बता देता हूँ। जो पहला ऑप्शन होगा बेटा वो उसमें लिखा होगा बोथ असर्शन and reason are true and the reason is the correct explanation of assertion A। तो ये पहला ऑप्शन है जिसमें वो कह रहे हैं कि दोनों ही स्टेटमेंट ठीक होंगी और जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion A की, मतलब जो आपकी पहली स्टेटमेंट है उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। वहीं पर दूसरी जो ऑप्शन है बी, बोथ assertion and reason are true but the reason is not the correct explanation of the assertion A। तो मतलब यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, ठीक है, लेकिन R जो है वो एक तरीके से उसकी फुल एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मतलब उसको फुली सपोर्ट नहीं कर रहा, इनकम्प्लीट है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। और सी ऑप्शन में द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, मतलब जो पहली स्टेटमेंट है वो ठीक है लेकिन जो रीजन दिया हुआ है वो गलत है, ठीक है, मतलब दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। ऐसे ही आपका डी ऑप्शन जो है उसमें द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, जो असर्शन है जो पहली स्टेटमेंट है वो तो गलत है बट जो रीजन है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है बेटा वो फॉल्स हो, ठीक है, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करती। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है हमारा जो है पहला जो असर्शन और रीजनिंग पे जो पहला बेटा आपका एग्जांपल है वो है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और रीजन जो है इसका, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज and decrease of the book value of assets and liabilities during the change in profit sharing ratio among the existing partners, comma, admission of a partner, comma, retirement of a partner and
डेथ ऑफ अ पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। अब देखिए ये जो आपके सामने स्टेटमेंट है, पहले आप इस पर जो है ध्यान दीजिए। हमारे सामने दो स्टेटमेंट है। पहले तो वो कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो पहले तो हमें यही सोचना है कि बेटा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो है नेचर क्या होता है, तो वो हमें पता है कि ये नॉमिनल अकाउंट ही होता है, ठीक है। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, फर्स्ट। अब दूसरा जो रीजन की बात आ रही है, तो सीधी सी बात है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है बेटा वो प्रॉफिट को या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, जो कि हमारी असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करने पर निकलता है। तो मतलब जब भी हम असेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो बताएं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर है, उसकी वजह से रिवैल्यूएशन हो रही है, या कोई नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है, या रिटायरमेंट हो रही है, या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो उस वजह से जो भी आपकी असेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको उनकी रिवैल्यूएशन करी जाती है, और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मतलब ये भी जो है स्टेटमेंट ट्रू है। और क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ रही है, और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा कोई भी ऐसा अकाउंट जिससे हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं फाइनली पार्टनर्स में, वो जो है नॉमिनल अकाउंट को ही सपोर्ट करता है, या वो नॉमिनल अकाउंट ही होता है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये पहली स्टेटमेंट को फुली सपोर्ट करती है, क्योंकि इसमें सारी कंडीशंस क्लियर हैं। तो इसलिए जब हम ऑप्शंस पर आते हैं नीचे, तो हमारे सामने जो 5 ऑप्शंस हैं, इन पांचों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है बेटा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन ए होगा, बाकी इसमें कोई भी ऑप्शन आप नहीं लेंगे। तो यहाँ पर अब जो आपको इस एग्जांपल में समझ में आया वो क्या है कि आपको दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ध्यान से पढ़नी है, और जो पहली स्टेटमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ हिंट होते हैं, या क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं कोई वर्ड्स यूज किए जाते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम दूसरे एग्जांपल पे आते हैं। असर्शन है आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और रीजन जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अराइजिंग ड्यू टू द इंक्रीज एंड डिक्रीज of the book value of assets and liabilities at the time of admission of a new partner in old ratio। और इसके साथ जो है ये बेटा हमारे 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 5 ऑप्शंस पे दोबारा से हमारे उसी सीक्वेंस में रहेंगे वहां पर भी। तो यहाँ पर पहले तो बेटा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपको पढ़नी है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, बिल्कुल ठीक है। दूसरी जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाते हैं, ठीक है, और वो किस वजह से कि जो भी आपके रिवैल्यूएशन हो रही है असेट्स और लायबिलिटीज की। लेकिन यहाँ पर बस उसने ये कहा है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा है, बाकी की जो सिचुएशंस होती हैं जैसे आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है, या जो आपका रिटायरमेंट है या डेथ ऑफ अ पार्टनर है, उसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी। तो जहां तक रीजन की बात है ये रीजन ट्रू है कि हाँ एडमिशन जब होता है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बट यहाँ पर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो है पूरे के पूरे कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं करता। मतलब बाकी की जो आइटम्स हैं या जो टर्म्स हैं या सिचुएशंस हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर क्या होगा आपका, बी, मतलब ऑप्शन बी। तो इसमें दोनों ही जो हैं स्टेटमेंट्स और रीजन जो है वो ट्रू है, बट द रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ई, ठीक है। तो अब उसके बारे में पूरी बात नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि बाकी के पॉइंट्स इसमें नहीं बताए गए। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है ट्रू तो है, बट पूरी की पूरी ये उसको सपोर्ट नहीं कर रही, मतलब पूरे कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर रही। इसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड पर आते हैं बेटा। तो इसमें असर्शन जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, और रीजन जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस arising due to the increase and decrease of the book value of assets and liabilities during change in profit sharing ratio, admission of a partner, retirement of a partner and death of a partner in old ratio। और इसके बाद जो है इसके 5 ऑप्शन हैं बेटा हमारे सामने। तो अब जरा इसका जो आंसर है वो अब आप सोचिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ
और आप जो है आप ढूंढिए आंसर कि इसमें कौन सा आंसर इसका बनेगा। तो देखिए इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब यहाँ पे पहली स्टेटमेंट ही बेटा आपकी फॉल्स है, ठीक है, वो ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट नहीं होता। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट तो आपकी फॉल्स है। दूसरी स्टेटमेंट पे जब आप देखते हैं रीजन पे, तो वो स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट है बेटा वो हम असेट्स और लायबिलिटीज की जब भी हमारी जो है रिवैल्यूएशन होती है तो उस पर जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो है बनाते हैं, और उसमें सारी कंडीशंस भी वो सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि भी कब कब होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कब कब बनाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो जब हम पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है, तो इस हिसाब से जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, द assertion is false but the reason is true। ठीक है, जो पहला स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, बट जो रीजन है या जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपकी ट्रू है। तो इस तरीके से बेटा इसमें ये थर्ड का जो है हमारा आंसर था। इसके बाद फिर हम फोर्थ एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रीजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। और आपके सामने ऑप्शंस बेटा वही 5 के 5 हैं, ठीक है। तो अगेन जरा आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए और अब आप सोच के रखिए कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। थोड़ी देर में मैं आपसे इसको डिस्कस करता हूँ। तो देखिए बेटा जो पहला आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट ही होता है। दूसरा जो रीजन की बात आ रही है तो वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखो यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रखना कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो है बेटा वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में नहीं आता, क्योंकि फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है, बिजनेस बंद कर दिया जाता है, तो नया एग्रीमेंट नहीं होता। और जब इस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नहीं बनाया जाता। सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में ही बनाया जाता है, मतलब जो आपकी कंडीशन थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमंग द पार्टनर्स, ठीक है। दूसरा आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर था, तीसरा रिटायरमेंट था, चौथा डेथ था, पांचवा आपका एमलगमेशन था, ठीक है। तो यहाँ पर डिसोल्यूशन जो है वो इसमें नहीं आता, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। तो इसलिए ये जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा ये फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तो अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा, द assertion इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो मतलब पहली जो आपकी स्टेटमेंट है वो आपका ठीक है और दूसरी जो है वो फॉल्स है। इसके बाद नेक्स्ट उस पर आते हैं अपने नंबर 5 पर एग्जांपल पे। assertion है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रीजन जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ऑप्शन जो है आपके सामने 5 हैं, ठीक है, पांचों ऑप्शन जो है आपके सामने सेम वही हैं। तो थोड़ा सा टाइम आप लीजिए, सोचिए इसका क्या आंसर होगा, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए ये जो पहला आपका असर्शन है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, तो ये पहली स्टेटमेंट ही आपकी फॉल्स होगी। दूसरे में आते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब डिसॉल्व होती है फर्म, ठीक है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, ये भी आपकी फॉल्स है, ये भी आपकी स्टेटमेंट गलत है। तो मतलब आपका ना तो असर्शन ठीक है और ना ही रीजन वाली स्टेटमेंट ठीक है। तो इसलिए जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन जो है वो आपकी ई है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है बेटा ऑप्शन नंबर ई बनेगा, ठीक है।
इसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं, एग्जांपल नंबर 6 पर। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईच एसेट्स, और रीजन जो है बिकॉज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईच एसेट्स रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। और आपके सामने जो ऑप्शन है बेटा वही पांचों के पांचों ऑप्शन है हमारे सेम, ठीक है। अगेन आप इसको जरा ध्यान से पढ़िए और फिर आप अपना आंसर सोच के रखिए और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए जो हमारा असर्शन वाला स्टेटमेंट है, द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड वर्ड पर ध्यान देना बेटा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईच एसेट। जब भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटा आप रूल ध्यान रखिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा होगा, ठीक है, इसलिए जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। और नीचे जो है उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि जब भी आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो इससे फर्म को जो है गेन होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है ऊपर। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बेटा ठीक है, और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी जो है आपके पहली स्टेटमेंट को सपोर्ट करती है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बेटा इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है उसने एसेट्स के बारे में बात करी है और एसेट्स के बारे में ही उसने सेकंड स्टेटमेंट में भी कहा है। तो यहाँ पे एसेट्स को एसेट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका नंबर 7। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹1000, और रीजन है बिकॉज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। और ऑप्शन नंबर जो है बेटा वही टोटल 5 है आपके सामने। तो एक बार आप इसको अच्छे से सोचिए और इसका क्या आंसर होगा, ठीक है, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो देखिए इसमें जो है आपका सिंपल यही कहा गया है कि अगर आपके जो है स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, ठीक है, स्टॉक की वैल्यू जो है 1000 से बढ़ रही है तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल ट्रू है बेटा ये। और उसके बाद जो उसका रीजन जो है, ठीक है, वो यही कह रहा है कि अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो ये फर्म के लिए गेन है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो मतलब आपकी जो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये जो है इसका सही आंसर होगा बेटा। बोथ assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए, वो आपका सही आंसर है। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। द रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹1000। रीजन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। और उसके बाद आपको बेटा 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आप इसको जरा अच्छे से ध्यान से पढ़िए और थोड़ी देर जो है आप पहले सोचिए आपका क्या आंसर होगा, फिर मैं आपसे आंसर डिस्कस करता हूँ। तो देखिए इसमें जो है आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। डेबिटेड वर्ड पे भी ध्यान दो बेटा, वो ये कह रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करते हैं विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹1000। अब देखो स्टॉक जो है वो हमारी एसेट्स हैं, पहले तो आपको ऐसे समझना है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा होगा, और फायदे के लिए फिर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं बेटा, डेबिट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो पहली स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, ठीक है। डेबिटेड वर्ड लिखा है कि उसको डेबिट किया जाता है, जबकि गलत है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट नहीं होता बेटा, वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इसलिए पहली स्टेटमेंट तो आपने देख लिया कि ये फॉल्स है। अब दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म। अब वही बात है कि अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा उससे गेन होगा फर्म को, ये तो आपकी स्टेटमेंट ठीक है,
क्योंकि वैल्यू बढ़ेगी तो फर्म को तो गेन होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पर पहली स्टेटमेंट तो आपकी क्या है, फॉल्स है, और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो अब इसका जो आंसर है बेटा आप ढूंढे इसमें, तो हमारा आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी है, द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा बेटा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं बेटा। असर्शन है आपका, स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड with increase in the value of stock by rupees 1000. Reason, increase in the value of stock results in gain to the firm, so the revaluation account is credited. अब यहाँ पर बेटा पहले जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, उसमें जो है आपको ये कहा जा रहा है कि स्टॉक जो है उसे डेबिट किया जाता है, और क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ रही है, और रीजन जो है वो यही कह रहा है कि भी अगर स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो वो फायदा हुआ है, इसलिए उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शन बेटा वही सेम है हमारी, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा बेटा आप सोच के रखिए, और थोड़ी देर में फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए इसमें बेटा स्टॉक की जो है वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर आप थोड़ा जर्नल एंट्री पे ध्यान दें तो जर्नल एंट्री बेटा हमारी इसकी बनती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब वो पहले वाले पोर्शन के लिए कह रहा है कि स्टॉक जो है वो डेबिट किया जाता है क्योंकि स्टॉक की वैल्यू 1000 से बढ़ रही है। बिल्कुल ट्रू है बेटा, स्टॉक अकाउंट को हमें डेबिट ही करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारी एसेट्स हैं। और इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसलिए जो है आपका क्योंकि वैल्यू बढ़ रही है तो ये गेन है बेटा हमारा, और गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो यहाँ पर बेटा दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही आंसर होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका जो आंसर बेटा ऑप्शन नंबर ए था। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। Stock account is credited with increase in the value of stock by rupees 1000. Reason, increase in the value of stock results in gain to the firm. Revaluation account is credited. तो अब वही बात है कि बेटा ये दो ऑप्शंस दे दिए या दो स्टेटमेंट दे दिए, और उसके बाद जो है आपके नीचे जो आंसर्स हैं उसमें वही 5 ऑप्शंस रहेंगे हमारे पास। कोई एक आंसर हमारा ठीक होगा, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिए और थोड़ी देर में फिर मैं आपसे जो है इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए बेटा यहाँ पे वो कह रहे हैं स्टॉक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय रुपीज 1000। अब देखिए स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है, तो आप पहले जर्नल एंट्री सोचना बेटा हमेशा दिमाग में, जब भी इस तरीके से आपके सामने आता है तो आप उसकी जर्नल एंट्री सोचनी है अच्छे से। तो हमारी जो जर्नल एंट्री है वो है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना वो स्टॉक अकाउंट डेबिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि स्टॉक अकाउंट इज क्रेडिटेड, मतलब उसने क्रेडिटेड वर्ड लिख दिया, तो इसका मतलब कि स्टॉक अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो बेटा ये तो गलत होगा, क्योंकि जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो बेटा असेट्स को हम डेबिट करते हैं, और एंट्री में भी हमें पता चल रहा है कि स्टॉक अकाउंट जो है वो आपका डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या है आपकी फॉल्स। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट में देखते हैं कि भी वैल्यू जो है स्टॉक की जो है बढ़ रही है, इस वजह से फर्म को गेन हो रहे हैं, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो बेटा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो वो फायदा है, और फायदा जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है फायदे के लिए या गेन के लिए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसका मतलब इसमें पहली जो आपका स्टेटमेंट है असर्शन वाली वो तो फॉल्स है, और जो दूसरा है वो ट्रू है। तो इसलिए इसमें ऑप्शंस में बेटा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर होगा बेटा इस एग्जांपल का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं बेटा। स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय रुपीज 1000, और रीजन जो है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। और फिर उसके बाद बेटा 5 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, वही
ए से ई तक, और एक बार आप इसको अच्छे से जरा पढ़ लें, ठीक है। आप सोचिए इसका क्या आंसर होगा, थोड़ी देर में फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए बेटा, दोनों स्टेटमेंट्स में जो है, अब जैसे हमने पढ़ लिया तो इसकी जो है पहले आप जर्नल एंट्री सोचेंगे। तो जर्नल एंट्री होगी आपकी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब स्टॉक अकाउंट तो डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि स्टॉक अकाउंट इज डेबिटेड विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹1000। तो स्टॉक डेबिट होगा, वो तो हमें पता ही है, डेबिट ही हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं, तो इसमें वो कह रहे हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। अब जरा यहाँ पे ध्यान दो बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया है, जबकि वही बात है कि आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो डेफिनेटली बेटा गेन होगा, और गेन के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, डेबिट नहीं किया जाता। तो ये जो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है बेटा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, डेबिटेड वर्ड लिखा हुआ है तो ये गलत है। तो इसका मतलब जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है या जो रीजन है वो बेटा आपका फॉल्स है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। तो अगर हम इन ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर, द असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। तो इस एग्जांपल का जो बेटा आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। स्टॉक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय ₹1000। रीजन, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिजल्ट्स इन गेन टू द फर्म, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड। और उसके साथ बेटा हमें 5 ऑप्शंस दी गई हैं, ए बी सी डी ई। तो आप इसको जरा एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और क्या आंसर होगा वो भी आप सोच के रखिए, थोड़ी देर में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो देखिए बेटा, जहां तक स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो जर्नल एंट्री आपको ध्यान रखनी है। जर्नल एंट्री होती है हमारी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं अगर हम उस पर ध्यान दें तो पहले असर्शन की बात करते हैं बेटा। स्टॉक अकाउंट इज क्रेडिटेड, यहीं से आप पहले ही पकड़ लो, क्रेडिटेड वर्ड लिखा हुआ है, जबकि स्टॉक को डेबिट करना होता है। तो वो कह रहे हैं कि क्रेडिट करना है, तो ये तो स्टेटमेंट बेटा आपकी फॉल्स है। और रीजन पर आते हैं, ठीक है। तो उसमें वो ये कह रहा है कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ रही है तो गेन होगा, और रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब वही बात है, गेन में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसे डेबिट तो करेंगे नहीं। तो इसका मतलब ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो मतलब दोनों ही स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन वाला जो स्टेटमेंट है बेटा, दोनों ही फॉल्स है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर ई है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स है। तो ये इसका आंसर था। तो आज जो है बेटा इस वीडियो में इतना ही। और जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, ये असर्शन और रीजनिंग पर जो बेटा अभी हमने एमसीक्यूज करे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को बेटा बहुत ध्यान से करना है, मतलब जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, ये चीज आप ध्यान रखना। क्योंकि एक एक वर्ड से, मतलब जहाँ डेबिट है या क्रेडिट है, तो वहां पे आपको लॉजिकली जो है उसको सोचना पड़ेगा। जहां हो सके तो पहले आप जर्नल एंट्री सोचिए, ठीक है, उससे आपको ध्यान देगा कि क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, और उस हिसाब से फिर क्या ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा वो आपको देखनी। तो बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। खाली अकाउंट्स न्यूमेरिकल्स में नहीं चलता बेटा, आपका उसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वही बात है, जो बच्चे बेटा थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ते, बस सोच रहे हैं कि खाली न्यूमेरिकल्स कर लेंगे तो वहीं पर जो है ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, तो बेटा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। पढ़ना शुरू कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और जब आप ध्यान से पढ़ते हैं तो वो चीज जो है आपके दिमाग में भी रहेगी। और जब आप इस तरीके से एमसीक्यूज में पहुंचते हैं, ठीक है, या असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में पहुंचते हैं, तो बेटा वहां पे सिर्फ आपकी नॉलेज वर्क करेगी, ये चीज आप ध्यान रखना। और आप बहुत ध्यान से, मतलब बहुत केयरफुली आप क्वेश्चंस को पढ़ना,
और तब जाके फिर आप डिसाइड करना कि इसमें क्या आंसर होगा। तो अब इस वीडियो से मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि भी इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और इस बात का तो आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा कि भाई ये जो अब हमारे सामने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पूरे के पूरे आपके जो थ्योरेटिकल या जो आपके लॉजिकल कंसेप्ट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा, और न्यूमेरिकल्स आप कैसे सॉल्व करते हैं उस पर करेगा। तो प्लीज बहुत अच्छे से तैयारी करिए, और एग्जाम्स में फुल और फुल पूरे के पूरे मार्क्स लेकर आने आपने, ठीक है। तो ये जो है इस वीडियो में बेटा मुझे उम्मीद है कि भी आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने बेटा अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब मैं अलग अलग पार्ट्स में बेटा अलग अलग जो है आपकी रीजन और रिसर्शन के ऊपर जो है वीडियोस बनाऊंगा, और उसका नोटिफिकेशन फिर आपको मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स की बहुत जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि भी आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, ये जानना चाहता हूँ कि भी और इसमें क्या क्या मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो प्लीज ठीक है, कमेंट जरूर कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।